नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रायपुर में धरने पर बैठे दिव्यांगों को पुलिस ने हटाया। 2 की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। 6 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 33,000 करोड़ से ज्यादा के विकास की सौगात। पीएम आवास से हितग्राहियों को सौंपी चाबी। मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सीएम रमन सिंह को बताया अपना मित्र। कहा, मेरे मित्र रमन सिंह ने रखी विकास की नींव। छत्तीसगढ़ उस पर आगे बढ़ता जा रहा। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट, चपेट में आने से महिला की मौत। जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने लगाया था आईडी। बीजापुर में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता। 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर था 68 लाख का इनाम। बड़ौदा बाजार में बुजुर्ग महिला से लूट। पीएम आवास योजना का दिया झांसा। फोटो खींचने के नाम पर गहने उतरवाकर लेकर फरार हुए आरोपी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। धरने पर बैठे दिव्यांगों को पुलिस ने उठाया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन हटाने का आरोप लगाया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग आंदोलन कर रहे हैं। 2 दिव्यांगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैदल मार्च निकालने पर मरीन ड्राइव पर इकट्ठा हुए थे दिव्यांगजन। तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तहसील जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसील, धरने पर बैठे दिव्यांगों को पुलिस ने उठाया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। क्या अपडेट इस पर? हाँ, देखिए 26 मार्च से ये मरीन ड्राइव से बैठे थे ये धरने पे सभी दिव्यांगजन। प्रदेश से ये सभी दिव्यांगजन आए थे और इनका ये मांग थी कि जय स्तंभ चौक तक ये पैदल मार्च निकाल रहे थे मरीन ड्राइव से। तभी पुलिस ने रोका था, तब से ये धरने पे बैठे थे। उसके बाद प्रशासन और शासन की तरफ से इनको काफी समझाइश दी गई, लेकिन वो नहीं हटे और वहीं स्थायी तौर पे वो धरना प्रदर्शन स्थल बना लिया था। तो उसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। जो करीब सुबह 3 से 4 बजे के बीच भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है और इलाके की पूरी जो स्ट्रीट लाइट समेत जो बाकी जो लाइटें थी उनको बंद किया है। और बंद करने के बाद इन सबको जो कम से कम 10 बसें हैं उसमें जो प्रदर्शनकारी थे दिव्यांगजन, उनको सबको जबरन उठाकर सीधे तूता धरना स्थल ले जाया गया है। और इसमें ये बात सामने आई है कि 2 आंदोलनकारियों की हालत बिगड़ी थी इसी झूमर झटकी में, तो उनको मेकार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो प्रदर्शनकारी थे उनका कहना है कि ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको जबरन उठाया, इस बात का उन्होंने आरोप लगाया है। और सभी जो प्रदर्शनकारी हैं दिव्यांगजन, वो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर ये धरने पे बैठे थे और ये अभी तूता में अनिश्चितकालीन जो कह सकते धरने पे बैठ गए हैं। और इनका कहना है कि भूख हड़ताल भी करेंगे। और क्योंकि इनका कहना है कि 6 सूत्री मांगे हैं, जिनमें जो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से पे जो नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके बाद इनको जो स्थायी नौकरी देने की मांग इनकी है। इस तरीके की कुल 6 मांगे हैं, जिसको लेके ये काफी दिनों से आंदोलन होता है। इससे पहले भी टिकरापारा इलाके में भी इनके द्वारा बीच सड़क में धरना स्थल बना दिया गया था। और ये अभी मरीन ड्राइव में 26 तारीख से लोग बैठे हुए थे। अभी फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी दिव्यांगजनों को वहां से जबरन उठाकर और धरना स्थल पर शिफ्ट किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसील इस पूरी जानकारी के लिए। भिलाई से बड़ी खबर है। आवारा मवेशी ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। मवेशी ने बुजुर्ग को पटक कर मार दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की यह घटना है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मवेशी ने बुजुर्ग की जान ले ली। मवेशी ने बुजुर्ग को पटक कर मारा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की यह घटना है। कोमल हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। कोमल, कब की ये पूरी घटना बताई जा रही, क्या अपडेट इस पर?
ये घटना कल शाम की है और बुजुर्ग एक किराना दुकान में सामान लेने जा रहे थे, तभी वहां पर आवारा मवेशियों का झुंड खड़ा था। उसमें से एक सांड दौड़कर आया, उसके पेट में सींग घुसाकर उसे पटक कर वहां पर गिरा दिया। और ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि बुजुर्ग को जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। और आपको बता दूं कि लगातार भिलाई में आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहां के पार्षद हरिओम तिवारी ने तत्काल वहां पर निगम में फोन भी किया, लेकिन अमला आया जरूर, पर एक सांड को पकड़ कर ले गया, बाकी को वहां छोड़ गया। जबकि ऐसा नहीं कि हमारे शहर में गौठान भी बने हैं, सांड को रखने की अलग से व्यवस्था है आवारा मवेशियों को, उसके बावजूद भी ये घटना हुई है। और जिस तरीके से ये जो घटना सीसीटीवी पूरा मामला जो सामने आया है कि बुजुर्ग जो सांड जो है जिस तरीके से कितना एग्रेसिव नजर आ रहा था कि किसी की अगर बच्चे हो तो समझ में आता है कि बच्चे ने कुछ छेड़ा होगा, लेकिन बुजुर्ग जो चुपचाप अपना जा रहे थे एक रास्ते में, उसे आकर अगर सांड मार रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो एक व्यवस्था को ये सवाल उठाता है। क्योंकि अगर हम मवेशी फ्री शहर की बात करते हैं तो निगम का अमला पूरी तरीके से फेल है इस पूरे मामले में। चलिए, तो कई सवाल भी अब उठने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बस्तर में एक बार फिर आईडी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मामला उसूर थाने इलाके का है, जहां एक ग्रामीण महिला महुआ बीनने जंगल गई थी और इस बीच आईडी की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गई। जब उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसूर लाया गया तब डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जबकि 29 मार्च को ही भैरमगढ़ में एक महिला आईडी की चपेट में आई थी, जिनका इलाज जगदलपुर में जारी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 से मार्च 2025 तक 7 निर्दोष ग्रामीण की मौत हो चुकी है, जबकि 6 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीजापुर में 68 लाख के 13 इनामी नक्सलियों सहित कुल 50 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये सभी नक्सली पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्य, जनताना सरकार अध्यक्ष, KAMS अध्यक्ष, CNM अध्यक्ष, मिलिशिया कमांडर और मिलिशिया प्लाटून सहित कई कंपनियों के सदस्य हैं। ये बताया जा रहा है कि जिले में सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के चलते नक्सलियों का नक्सल संगठन से मोह भंग हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 नक्सलियों के सरेंडर करने पर एक्स में पोस्ट कर लिखा कि विकास के मुख्य धारा में सभी का स्वागत, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। वहीं सीएम साय ने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 1.25 साल से मुस्तैदी से जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, वो मारे भी जा रहे हैं और हम लोगों की पुनर्वास नीति भी अच्छी है। उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है, इसलिए आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और आज 50 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। ये हमारी सरकार का जो उनके प्रति आत्मसमर्पण करने वालों के प्रति जो न्याय है, जो पुनर्वास अच्छा देने की बात कर रहे हैं, उसका एक परिणाम है। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं, ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नए जगह खोल रहे हैं उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से मोह भंग हो रहा है। टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो DRG हो, बस्तर फाइटर हो, CRPF, कोबरा, इसके अलावा STF, सारी जो बटालियंस है, सारे फोर्सेस हैं, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिलासपुर में रविवार को पीएम मोदी की सभा हुई। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी किया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पीएम मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। बिलासपुर में पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास के क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 13 की शुरुआत हुई। CSPGCL की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की शुरुआत की गई। WRES पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। BPCL की सिटी गैस वितरण परियोजना की नींव रखी गई।
जबकि हाई प्रेशर पाइपलाइन, एनडीपी, सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट, एचपीसीएल की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना, 108 किलोमीटर की 7 रेलवे परियोजनाओं की नींव रखी गई। 111 किलोमीटर की 3 रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, NH 930 और NH 43, इसके अलावा NH 130D का अपग्रेडेशन, 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत 130 स्कूल अपग्रेड। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश भी कराया गया। पीएम मोदी ने बिलासपुर के मोहभट्टा में जनसभा को संबोधित किया। भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की। कर्मा देवी, मोहन भट्टा शिव मंदिर का भी जिक्र किया। इसी बीच एक बेटी पीएम के लिए पेंटिंग बनाकर लाई थी, जिसे देखकर पीएम ने कहा कि सुरक्षा वाले पेंटिंग उन तक पहुंचा दें। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। संगी साथी, जहूरिया, महतारी, दीदी, बहनी और सियान जवान, मनला जय जोहार। कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं। हमने आपके लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 7,000 आदिवासी गांवों को फायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है, लेकिन यहां आपको जरूरत भर की बिजली नहीं मिल पाती थी। कांग्रेस के समय में बिजली की हालत खस्ता हाल थी। यहां पर बिजली के कारखानों पर उतना काम नहीं किया गया। आज हमारी सरकार यहां नए बिजली कारखाने लगवा रही है। 33,700 करोड़ रुपए का ऊर्जा के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में इस 33,700 करोड़ रुपया के सौगात से विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पीएम मोदी का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा रहा। सरकार लगातार मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। इसी बीच पीएम मोदी का खुद छत्तीसगढ़ आकर 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सूरजपुर में एक नशा मुक्ति केंद्र को परिजनों ने युवक की मौत का जिम्मेदार बताया है। दरअसल नशे का आदी हो चुके युवक को शहर के बाजारपारा नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। मृत युवक तेजपुर का रहने वाला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक के साथ मारपीट की गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं मृतक का एक फोटो भी सामने आया है, जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर का है। तस्वीर में मृतक को रस्सी से बांध कर रखा गया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेरहमी से मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है। जल्लाद भी ऐसा नहीं मारता है, इस तरीके से उसको मारा गया है। पूरे शरीर में काला ब्लड जम गया है और मेरे को लग रहा है कि इसका मर्डर ही किया गया है। अभी शौकिया पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई और परिजनों का बयान इत्यादि लिया जा रहा है। इसमें सारे बिंदुओं को हम लोग देख के इस पे काम कर रहे हैं। सभी बिंदुओं को जांच करके जल्दी से इस पे क्या निष्कर्ष आएगा, इसमें जो भी है उस साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर के भटगांव स्थित कोयला खदान के पोखरी में मिली महिला के शव के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी और मृतका पिछले काफी समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जबकि आरोपी का भाई और मां मृतका की लाश को ठिकाने लगाने में सहयोगी बताए जा रहे हैं। पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के खोरमा गांव का है। दरअसल संतोषी कश्यप की शादी 2022 में प्रतापपुर की केवरा गांव के निवासी राजेश चौधरी से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद मृतका का अफेयर उसके पति के चचेरे भाई परमेंद्र चौधरी के साथ हो गया। मृतका और परमेंद्र पिछले कई समय से कोरमा गांव में किराए के मकान में रहते थे। इस बीच परमेंद्र को संतोषी के चरित्र को लेकर संदेह था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता था। 25 मार्च की रात इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। एक महिला की लाश मिली थी कंबल में बंधी हुई। परमेंद्र चौधरी को पकड़ा गया तो कहानी ये मालूम हुई कि वो महिला उससे शादी के लिए दबाव भी दे रही थी, तो उसने हत्या कर दी उसकी गला दबा करके। झील है उसमें उसका लाश को उन्होंने डाल दिया। तो इसमें परमेंद्र, राजू और कलेश्वरी चौधरी तीनों की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है। रायपुर के बाद अब अंबिकापुर में भी बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण होने जा रहा है। एडिशनल पीसीसीएफ अरुण पांडे ने सरगुजा डीएफओ तेजस शेखर और सरगुजा फॉरेस्ट की टीम के साथ अंबिकापुर के खैरबार के एक बड़े फॉरेस्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया। एडिशनल पीसीसीएफ अरुण पांडे ने बताया कि अंबिकापुर शहर के खैरबार फॉरेस्ट क्षेत्र की लगभग 150 एकड़ जमीन पर रायपुर के स्मृति वन के तर्ज पर बायोडायवर्सिटी पार्क यानी पर्यावरण पार्क का निर्माण किया जाएगा और यहाँ वाटर के प्राकृतिक स्रोत नाले को बांधकर एक बड़े फॉरेस्ट क्षेत्र को संरक्षित कर भविष्य में यहां बोटिंग का भी काम किया जा सकेगा, जिससे अंबिकापुर के लिए यह बायोडायवर्सिटी पार्क लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। शहर के सबसे नज़दीक एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का पैच है, लगभग 150 एकड़ है। इसमें प्लानिंग ये हुई है कि इसको बहुत अच्छे एक बायोडायवर्सिटी पार्क या पर्यावरण पार्क के रूप में विकसित किया जाए, जैसे रायपुर में स्मृति वन है या और बड़े शहरों में आपने देखा होगा। इसकी उसी प्लानिंग के तहत दौरा चल रहा है और क्या क्या काम होगा उसकी प्लानिंग चल रही है। क्षेत्र नवरात्र में आस्था की ज्योत चारों ओर प्रज्वलित है। गरियाबंद से 12 किलोमीटर दूर माता निरय मंदिर एक ही दिन के लिए खोला जाता है और यह मान्यता है कि नवरात्र के अवसर पर यहां स्वयं ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। बागलकोट के इस दुर्गम इलाके में भक्त माता के दर्शन करने हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि मां से जो भी भले मन से मांगो सभी प्रार्थनाएं सुन लेती हैं। मंदिर से दूर बलि देने की भी एक परंपरा चली आ रही है। विगत 200 साल पुराना है ये मंदिर और पहाड़ों पर है। सालों में सिर्फ एक बार माता रानी की दर्शन होती है और वो भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। सुबह 3 बजे से निकला है घर से और यहाँ पे आए हुए हैं और हमको माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए हम बहुत सौभाग्य हैं। नवरात्रि के हर रविवार को यहाँ एक दिन के लिए जातरा कार्यक्रम होता है और लाखों की संख्या में भीड़ होती है। दुनिया में और छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्य प्रदेशों में भी इसका मान्य हो रहा है। रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में लवारिस हालत में मिली जापानी महिला के बैग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि रायपुर के एक युवक को 25 दिसंबर को दिल्ली के एयरपोर्ट में यात्रियों को
फ्लाइट तक पहुंचाने वाले वाहन में मिला था। युवक ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी दिए बिना बैग रख लिया। 3 महीने तक बैग युवक के पास ही रहा। इस बीच युवक का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। शुक्रवार को युवक ने बेंगलोर शिफ्ट होने के पहले डर के कारण बैग अपने घर के पास सुबह 6 बजे प्रोफेसर कॉलोनी में खाली प्लॉट के कचरे के ढेर में रख दिया। जानकारी के मुताबिक युवक एक निजी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है, जिसकी पुष्टि पुलिस ने कर ली है। जिसके बाद युवक से संपर्क किया गया और युवक ने सारे मामले की जानकारी दी। जापानी महिला को भी मेल कर उसका पासपोर्ट वीजा मिल गया। उसकी जल्द रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर 3 महीने तक उसने बैग की जानकारी महिला या एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्यों नहीं दी। बता दें कि शनिवार की सुबह 2 स्थानीय युवकों को खाली प्लॉट में एक बैग मिला था, जिसमें महिला का पासपोर्ट, वीजा और लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला था। युवकों ने इसकी जानकारी IBC 24 को दी थी। प्रोफेसर कॉलोनी में वहाँ पे एक लावारिस हालत में बैग मिला है। बैग को जब पुलिस द्वारा रिकवर किया गया तो उसमें से एक जापानी महिला जिनका नाम फुकिको ओस्तुबो है, उनका एक पासपोर्ट मिला हुआ है और कुछ टिकट उसमें मिले हुए हैं। फिलहाल हम लोग इस मामले में छानबीन कर रहे हैं। एम्बेसी को भी इसको लेटर मेल कर दिया गया है कि महिला का जो पासपोर्ट मिला वो किसका है, और साथ ही साथ पासपोर्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं।